नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 14वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है प्रत्यावर्तन। पहले जैसी देखरेख में दब घुट कर रहता था। हिमालय जाते वक्त वह बिल्कुल ही छूट गया और जब वहां से लौटा तो मुझे सारे हक मिल चुके थे। जो व्यक्ति आंखों ही आंखों में रहता है उस पर किसी की आंखें नहीं पड़ती। नजर से एक बार दूर चले जाने पर जब लौटा तब देखा कि लोगों की मुझ पर निगाह पड़ी है। लौटते समय रेल में ही मेरे प्रति लाड़ प्यार शुरू हो गया था। सिर पर जरी की टोपी पहने मैं बचा हुआ सफर अकेला ही तय कर रहा था। साथ में सिर्फ एक नौकर था। सेहत के लिहाज से मेरा शरीर भर उठा था। रास्ते में जितने भी साहब या मेमी गाड़ी पर सवार होते मुझे हिलाए डुलाए बगैर न रहते। जब घर वापस आया तो केवल बाहर रहकर ही लौटा हूँ वैसी बात नहीं, लेकिन अब तक घर में रहता हुआ भी जिस बाहरी सफर में था उससे मैं घर के भीतर जा पहुंचा। अंदर घर की रोक टोक जाती रही। नौकरों के घर में अब मैं नहीं जाता। माँ के कमरे में मैंने खूब बड़ा सा आसन जमा लिया। तब हमारे घर में जो सबसे छोटी बहू कादम्बरी देवी थी उनसे मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला। बचपन में औरतों का लाड़ प्यार बिना मांगे ही मिला करता है। जैसे रोशनी और हवा आदमी के लिए जरूरी है, वैसे ही औरतों का आदर जतन भी उनके लिए जरूरी है। लेकिन आदमी हवा रोशनी पा रहा हूँ ऐसा कोई खास एहसास नहीं करता। औरतों के लाड़ प्यार के बारे में भी बच्चों का ऐसा भाव होना लाजमी ही है, बल्कि बच्चे तो इस तरह के लाड़ प्यार के जाल से निकल भागने के लिए ही छटपटाते रहते हैं। लेकिन जिस समय जो सहज मिल जाता है उस समय वह न जुटे तो आदमी कंगाल हो जाता है। मेरी भी यही हालत हुई। बचपन में नौकरों की देखरेख में बाहरी मकान में पलते पलते एकाएक औरतों का प्यार पाकर मुझसे वह भूला न गया। बचपन में जब अंदर की दुनिया हमसे दूर थी तब मन ही मन हमने वहां अपना कल्पना लोक बनाया था। जिस जगह को भाषा में रोक टोक की जगह कहा जाता है वहीं मैं सारे बंधनों का अवसान देखता। मैं सोचता वहां स्कूल नहीं है, मास्टर नहीं है, जबरदस्ती कोई किसी को किसी काम में नहीं लगाता। वहाँ का खालीपन बहुत भेद भरा है। वहाँ किसी के सामने दिन भर का हिसाब नहीं समझाना पड़ता। खेल कूद सब अपनी मर्जी के हिसाब से होते हैं। एक और खास बात ये देखता कि मेरी छोटी जीजी वर्ण कुमारी हमारे साथ उन्हीं नीलकमल पंडित जी से पढ़ती थी। फिर भी उनके लिए पढ़ने पर भी जो नियम लागू होता, ना पढ़ने पर भी वही होता। सवेरे 10 बजे हम लोग जल्दी खा पीकर स्कूल जाने के लिए भले आदमी की तरह तैयार रहते और जीजी चोटी हिलाती हुई निश्चिंत मन से घर के भीतर चली जाती। देखकर मन बेचैन हो जाता। इसके बाद गले में सोने का हार पहने जब नई बहू कादम्बरी देवी घर में आई तब अंदर का भेद मेरे लिए और भी गहरा हो उठा। जो बाहर से आई हैं लेकिन हैं घर की ही, जिनका कुछ भी नहीं जानता लेकिन हैं वे अपनी ही, उनसे मेल कर लेने की मेरी बड़ी इच्छा होने लगी। लेकिन मुश्किल ये हुई कि किसी मौके से मैं उनके पास पहुंचता तो छोटी जीजी घुड़क कर कहती, यहाँ तुम लोग क्या करने आते हो? जाओ, बाहर जाओ। तब एक तो निराशा और उस पर बेइज्जती,
इस बात से मेरे मन को बड़ी चोट पहुंचती। और फिर उनकी कांच की अलमारी के भीतर देखता, सजे हुए कांच और चीनी मिट्टी के खिलौने और तरह तरह की नायाब चीजें। उनके कैसे कैसे रंग होते, कैसी कैसी सजावट। हम लोग कभी भी उन्हें छूने के लायक नहीं समझे गए और ना कभी कोई चीज मांगने की ही हिम्मत कर सकते थे। और मजा ये कि ये ही सब सुंदर चीजें आंगन में पहुंच न पाने के भाव को और भी कैसा तो रंगीन कर देती थीं। इसी तरह दूर ही दूर निराश होकर मेरे दिन कटते थे। बाहर की दुनिया जैसे मुझसे दूर थी, घर का आंगन भी वैसे ही दूर था। यही कारण था कि उसका जो भी भाग देखता वह तस्वीर सा मालूम होता। रात को 9 बजे के बाद अघोर मास्टर से पढ़ना खत्म करके घर में सोने जाता। जाते जाते देखता झिलमिलीदार लंबे बरामदे में लालटेन टिमटिमा रही है। उस बरामदे को पार करके अंधेरे में 4-5 पैड़ी नीचे उतरकर आंगनदार हिस्से के बरामदे में पहुंचकर देखता कि बरामदे के पश्चिम भाग में पूरब के आसमान से तिरछी चांदनी आ पड़ी है। बाकी का हिस्सा अंधेरे में डूबा है और उतनी सी चांदनी में घर की नौकरानियां पैर फैलाए दिए के लिए बत्तियां बट रही हैं और मधुर आवाज में अपने देश की बातें कर रही हैं। ऐसी कितनी ही तस्वीरें मेरे मन में बनी पड़ी हैं। इसके बाद रात को खा पीकर हाथ पांव धोकर बरामदे में हम तीनों एक बड़े बिस्तर पर सो जाते। सकरी या प्यारी या 3 कौड़ी आकर सिरहाने बैठ जाती और राजकुमार की सैर की कहानी सुनाने लगती। उस कहानी के खत्म होते ही सोने का कमरा चुप चुप सा हो जाता। दीवार की ओर मुंह किए पड़ा पड़ा मैं धीमी रोशनी में देखा करता कि दीवार में कहीं कहीं चूना झर जाने से सफेद काली तरह तरह की रेखाएं बन गई हैं और उन रेखाओं में मैं मन ही मन तरह तरह की अजीब तस्वीरों का ख्याल करते हुए सो जाता। और किसी किसी दिन आधी रात को अधनींद में सुनने लगता कि बुजुर्ग सरदार ऊंचे स्वर में आवाज लगाता हुआ एक बरामदे से दूसरे बरामदे में चला जा रहा है। ऐसे ही लगभग अनजान और ख्यालों में चिपके आंगन में एक दिन मैंने बहुत अरसे से चाहा हुआ लाड़ प्यार पाया। जो रोज बरोज पाते पाते सहज हो जाता है, उसे मैं एकाएक एक दिन ब्याज के साथ पाकर ठीक तौर से बर्दाश्त कर सका हूँ, ऐसा नहीं कह सकता। छोटा सा यात्री घर लौटकर कुछ दिन तक घर भर में अपने सैर की कहानी सुनाता फिरा। बार बार सुनाते हुए वह इतना ज्यादा ढीला हो चला कि सैर के ब्योरों के साथ उसका मेल बिठाना मुश्किल हो गया। हाय, और चीजों की तरह कहानी भी पुरानी पड़ जाती है, भूली बिसरी हो जाती है और जो कहानी कहता है उसके बड़प्पन की पूंजी धीरे धीरे खत्म होती रहती है। इस तरह पुरानी कहानी की चमक जितनी ही घटती रहती है, उतना ही उस पर एक एक परत रंग चढ़ाना पड़ता है। पहाड़ से घर लौटने के बाद छत पर माँ की हवा खाने वाली बैठक में मैंने प्रमुख वक्ता का पद हासिल किया था। माँ के पास नाम होने का लोभ संभालना मुश्किल होता है और नाम हासिल करना भी बहुत मुश्किल नहीं होता। नॉर्मल स्कूल में पढ़ते समय जिस दिन किसी एक शिशुपाठ में पहले पहल पढ़ा कि धरती से सूरज 14 लाख गुना बड़ा है, उस दिन माँ से मैंने इस सच्चाई को बताया था। इससे साबित हुआ था कि जो देखने में छोटा है वह भी मुमकिन है कि बहुत बड़ा हो। अपने पढ़ाए जाने वाले व्याकरण में काव्यालंकार के सिलसिले में जो कविता आई थी, उसे जबानी सुनाकर माँ को मैं चौंका दिया करता था। हाल में प्रॉक्टर की किताब से ग्रह तारों के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी हासिल की थी, उसे भी मैं उस दक्षिणी हवा सेवन करने वाली शाम की बैठक में बताने लगा। पिता का नौकर किशोरी चटर्जी
किसी जमाने में पंचाली दल का गवैया था। वह मुझसे पहाड़ पर रहते समय अक्सर कहा करता था, आहा भैया साहब, उस समय अगर कहीं तुम मिल जाते तो मेरा पंचाली दल ऐसा जमता कि क्या बताऊं। सुनकर मैं बड़ा ललचा उठता। पंचाली दल में शामिल होकर देश विदेश में गाने गाते फिरना मुझे तब एक बड़ी भारी खुशकिस्मती मालूम होता। उस किशोरी से मैंने बहुत से पंचाली गीत सीखे थे। इन पंचाली गानों से हमारी सभा जैसी जम उठती थी, वैसी सूर्य की तपिश या शनि के चांद जैसे ठंडेपन पर बहस से नहीं जमती थी। बहुत से लोग कृत्तिवास की बंगला रामायण पढ़कर जिंदगी काट देते हैं और मैं पिताजी से खुद महर्षि वाल्मीकि की अनुष्टुप छंद की संस्कृत रामायण पढ़ाया हूँ। इस जानकारी से माँ को मैंने सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया था। उन्होंने बहुत खुश होकर कहा, अच्छा बेटा, उस रामायण में से हमें भी जरा पढ़कर सुनाओ तो देखूं। हाय रे किस्मत, एक तो सरल पाठ का जरा सा हिस्सा, कैकेयी दशरथ संवाद, वह भी मेरा पूरा पढ़ा हुआ नहीं। उसे भी सुनाते समय देखा कि बीच बीच में बहुत सा हिस्सा भूल जाने के कारण अटपटा होता जा रहा है। लेकिन जो माँ बेटे की विद्या बुद्धि की ऊंचाई महसूस करके खुशी हासिल करने के लिए चौकन्नी होकर बैठी हैं, उन्हें मैं तो भूल गया कहने लायक ताकत मुझ में कहाँ थी। लिहाजा सरल पाठ में से जो कुछ पढ़कर सुनाया गया, उसमें वाल्मीकि की रचना और मेरे सुनाने के बीच बहुत कुछ बेमेल सा रह गया। स्वर्ग में बैठे दयालु महर्षि वाल्मीकि ने जरूर ही माँ से वाहवाही लूटने की चाह वाले उस नए बच्चे के इस कसूर को स्नेह की हंसी हंसते हुए माफ कर दिया होगा, किंतु घमंड का नाश करने वाले भगवान ने मुझे पूरा छुटकारा नहीं दिया। माँ ने समझा कि मेरे द्वारा एक असंभव काम आसान बना दिया गया है, इसीलिए सभी को चौंका देने की कोशिश में उन्होंने कहा, एक बार द्विजेंद्र को तो सुना दे। इस पर मन ही मन मुसीबत को समझकर मैंने सख्ती से इनकार किया, लेकिन माँ ने एक न सुनी। उन्होंने बड़े भाई साहब को बुलवा भेजा और उनके आते ही माँ ने कहा, रवि ने कैसा अच्छा वाल्मीकि रामायण पढ़ना सीखा है, सुन तो जरा। कोई चारा नहीं था, सुनाना ही पड़ा। किस्मत से दयालु ईश्वर ने घमंड चूर कर देने का जरा सा इशारा मात्र देकर इस बार के लिए मुझे छोड़ दिया। भाई साहब शायद किसी रचना में मगन थे। बंगला में अर्थ सुनने के लिए उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया। 2-4 श्लोक सुनते ही वे अच्छा है कहकर चले गए। इसके बाद स्कूल जाना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। तरह तरह के बहाने करके बंगला अकादमी से मैंने भागना शुरू कर दिया। फिर हम लोग सेंट जेवियर्स में 1874 ईस्वी में भर्ती किए गए, पर वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े भाइयों ने बीच बीच में 2-1 बार कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने भी मेरी उम्मीद छोड़ दी और अंत में मुझे डांटना फटकारना भी छोड़ दिया। एक दिन बड़ी जीजी सत्य प्रसाद की माँ सौदामिनी देवी ने कहा, हम सभी ने आशा की थी कि बड़ा होने पर रवि एक आदमी जैसा आदमी बनेगा, लेकिन उसी की आशा सबसे ज्यादा दुराशा साबित हुई। मैं अच्छी तरह समझता था कि सभ्य समाज के बाजार में मेरी कीमत घटती जा रही है, लेकिन फिर भी जो विद्यालय मेरे लिए चारों तरफ से जिंदगी और सुंदरता से दूर जेल खाना था और जिसकी चहार दीवारी मेरे लिए अस्पताल की तरह बेरहम थी, और उसकी सदा घूमते हुए कोल्हू में मैं स्वयं को किसी भी तरह झोंक न सका, लेकिन सेंट जेवियर्स की एक पवित्र याद आज भी मेरे मन में स्वप्न सी चमक रही है। ये है वहां के एक शिक्षक की याद। हमारे सब शिक्षक एक जैसे नहीं थे। खासकर मेरी कक्षा के जो 2-1 शिक्षक थे, उनमें मैंने ईश्वर भक्ति की गहरी विनम्रता नहीं देखी,
बल्कि आमतौर पर शिक्षक लोग जैसे शिक्षा देने वाली मशीन बनकर बच्चों के साथ बेदिली से पेश आते हैं, वे उनसे ज्यादा ऊपर नहीं उठ सके थे। एक तो शिक्षा की मशीन ही एक बड़ी भारी मशीन है, उस पर आदमी के हृदय पक्ष को सुखाकर पीस डालने के लिए धर्म के बाहरी पूजा पाठ की जैसी महाचक्की दुनिया में मिलना मुश्किल है। जो लोग धर्म साधना में उस बाहर की ओर ही अटके पड़े हैं, वे अगर शिक्षा रूपी मशीन के चक्के के साथ रोज घूमते रहें तो उससे कोई उपयोगी चीज नहीं बन सकती। हमारे शिक्षकों में शायद 2 मशीनों में पके से नमूने मौजूद थे, लेकिन फिर भी सेंट जेवियर्स के सारे शिक्षकों के जीवन के आदर्श को ऊंचा उठाए हुए मेरे मन में मौजूद है ऐसे एक शिक्षक की याद, जो शायद कुछ ही दिनों के लिए किसी की जगह हमें पढ़ाने आए थे। उनका नाम था फादर डी पेनेरंडा। वे स्पेन के थे। अंग्रेजी उच्चारण में उन्हें भरपूर दिक्कत होती थी। शायद इसीलिए जब वह क्लास में पढ़ाने आते तो लड़के उनकी तरफ कुछ ध्यान न देते। मुझे ऐसा लगता कि छात्रों की उस अनदेखी को वह मन में महसूस करते थे, लेकिन शराफत से उसे रोज सह लेते थे। मुझे नहीं मालूम कि क्यों उनके लिए मैं अपने मन में इस तरह दर्द महसूस करता था। उनका चेहरा सुंदर न था, लेकिन मेरे मन में उनके लिए एक कोशिश सी बनी रहती थी। उन्हें देखते ही मुझे लगता कि वह हमेशा ही अपने भीतर जैसे कोई देवता की पूजा कर रहे हों। मन की विशाल और घोर चुप्पी ने उन्हें जैसे घेर रखा हो। स्कूल में हमारे लिए आधा घंटा कॉपी लिखने के लिए तय था और मैं तब कलम हाथ में लिए अनमना सा बैठा उलूल जलूल बातें सोचा करता। एक दिन फादर डी पेनेरंडा हमारे दर्जे की अध्यक्षता कर रहे थे। वह हर बेंच के पीछे घूम रहे थे। शायद उन्होंने 2-3 बार गौर किया था कि मेरी कलम नहीं चल रही है। सहसा मैंने देखा कि पीछे से झुककर उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा और अत्यंत प्यार भरी आवाज में मुझसे पूछा, टैगोर, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? कोई खास बात नहीं थी, लेकिन आज तक मैं उनके सवाल को भूला नहीं। दूसरे छात्रों की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उनके भीतर उदारता दिखाई देती थी। आज भी उनको याद करता हूँ तो जैसे मैं निर्जन चुपचाप देव मंदिर में जाने का अधिकार पा जाता हूँ। तब और भी एक पुराने अध्यापक थे जिन्हें विद्यार्थी प्यार करते थे। उनका नाम था फादर हेनरी। वे आगे की कक्षा में पढ़ाते थे, अतः मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं जानता था। मुझे उनके बारे में एक बात याद है जो बताने योग्य है। वे बंगला जानते थे। उन्होंने अपनी क्लास के नीरद नाम के एक लड़के से पूछा था, तुम्हारी नाम की बनावट का खुलासा क्या है? अपने बारे में नीरद हमेशा से बिल्कुल बेफिक्र था। किसी भी दिन अपने नाम की बनावट के खुलासे के विषय में उसने जरा भी चिंता महसूस न की थी। अतः इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए वह जरा भी तैयार नहीं था। लेकिन शब्दकोश में इतने बड़े बड़े अनजान शब्दों के रहते हुए अपने नाम के बारे में इस तरह बेवकूफ बन जाना मानो अपनी गाड़ी के नीचे खुद आ जाने जैसा हादसा था। इसीलिए नीरद ने उसी वक्त बेखटके जवाब दिया, नहीं हो रोध सो निरोध, यानी जिसके होने से रोध अर्थात धूप नहीं रहती, वह है निरोध। तो दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 14वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।